तो आई थिंक हम लोग लास्ट क्लास में आईओ का पार्ट कवर किए थे। नाउ कम टू serialization एंड deserialization। कोई क्वेश्चन है आईओ से अभी? चलो ठीक है। तो serialization और deserialization, ये serialization मतलब होता है जैसे मान लो अभी तक आप लोग जेडीबीसी कनेक्टिविटी करते हो, और डेटाबेस कनेक्टिविटी जब आप करते हो तो ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा आप लोग डेटाबेस में नहीं राइट करते। आप ऑब्जेक्ट से जैसे मान लो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम, आईडी, उसका सैलरी, फोन नंबर, ये फील्ड होती है, तो गेटर को कॉल करते हो और उसके बाद आप लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में कुछ क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू रिप्लेस करते हो, एक एक वैल्यू निकाल के डालते हो। ऐसा ही करते हो ना? कुछ ऐसा किया है ना? एक एक वैल्यू, एक एक स्ट्रिंग या इंटीजर वैल्यू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में आप लोग डालते होगे तो वो डेटा सेव होता है। क्यों? राहुल, अभिषेक। हम्म। तो अब इसकी जगह हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को हम राइट कर सकें, या डेटाबेस में, या फिर किसी फाइल में, या फिर हो सकता है हम नेटवर्क पे ट्रैवर्स कराना चाहते हैं। जैसे डेटा हमारा नेटवर्क पे भी, जब आप इंटरनेट हम आप सब यूज कर रहे हैं तो नेटवर्क पे तो डेटा ट्रैवर्स हो रहा है। तो जब डेटा ट्रैवर्स होता है तो बेसिकली उस डेटा को हम लोग कंप्लीट बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसकी स्टेट, स्टेट मतलब क्या हो गई? एम्प्लॉय का एक EMP1 आपने मान लो वेरिएबल बनाया, उसमें एम्प्लॉय 1 अभिषेक के नाम से सारा डिटेल डाला, एम्प्लॉय 2 में राहुल के नाम से सारा डिटेल डाला, मान लो दो ऑब्जेक्ट बना लिया। तो एम्प्लॉय 1 का जो डेटा हुआ वो एक स्टेट हुआ, एम्प्लॉय का अपना एक अभिषेक के लिए अलग स्टेट हो गया और राहुल के लिए अलग स्टेट हो गया। तो serialization प्रोसेस जो होता है, क्या होता है, पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट का स्टेट यानी डेटा को हम लोग सीक्वेंस ऑफ बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी को serialization कहते हैं। सिर्फ सीक्वेंस ऑफ बाइट को कन्वर्ट करना ही serialization है। ठीक है। अब इस सीक्वेंस ऑफ बाइट को हम चाहे तो डेटाबेस में ले जाएं, चाहे तो नेटवर्क के थ्रू ट्रैवर्स कराएं, और आप चाहो तो फाइल में राइट करो। वो प्रोसेस आईओ का या डेटाबेस कनेक्टिविटी या नेटवर्क कनेक्टिविटी, वो प्रोसेस अलग है। बट आईओ में राइट करना, डेटाबेस में ले जाना या नेटवर्क पे ट्रैवर्स करना, ये हम सीक्वेंस ऑफ बाइट में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट को करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है, जो ये कन्वर्जन होता है, ये काम जेवीएम करता है कंप्लीटली, फुल्ली जेवीएम करता है। और स्टार्ट क्लास याद करना, तो मैंने आप लोगों को बोला था जावा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, बट जेवीएम जो है, सॉरी, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हम कहते हैं कंपाइल वंस और रन एनीवेयर। ठीक है, तो ये जावा का नेचर है। बट जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। मतलब विंडोज का जेवीएम अलग आता है, विंडोज में भी अलग अलग वर्जन होंगे, 64 बिट का जेवीएम अलग होगा, 32 बिट का जेवीएम अलग होगा। क्योंकि आप देखोगे, जो ऑरेकल की साइट पे जाके देखोगे, जेआरई फॉर लिनक्स अलग है, जेआरई फॉर उबंटू अलग है, जेआरई फॉर विंडोज अलग है। तो जेआरई के अंदर ही जेवीएम होता है। तो जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और जेवीएम ही डेटा को serialize कर रहा है, ऑब्जेक्ट के स्टेट को पूरा सीक्वेंस ऑफ बाइट में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको हम लोग serialization कहते हैं। तो serialization एक जेवीएम के थ्रू जो serialize होता है डेटा, वो दूसरे जेवीएम के थ्रू अगर serialize होगा तो दोनों में चेंजेस होंगे। ठीक है, दोनों में आपस में कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बनती है।
तो वो कैसे कॉम्पेटिबिलिटी बनेगी आपस में दोनों जेवीएम का, क्योंकि एक ने serialize किया, दूसरा उसको मान लो रीड कर रहा है, तो डीसेरियलाइज करना होगा प्रोसेस। तो इसलिए हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के स्टेट को सीक्वेंस ऑफ बाइट में कन्वर्ट करना, वो serialization है। अब मान लो सीक्वेंस ऑफ बाइट को हमने फाइल में रख दिया और एक जेवीएम के थ्रू हम काम कर रहे थे। जेवीएम एक मशीन पे हमने जेवीएम इंस्टॉल किया विंडोज की, एक लिनक्स की मशीन है दूसरी। तो विंडोज के मशीन में हमने फाइल राइट किया और उस फाइल को उठा के ले गए कॉपी करके, और मान लो लिनक्स की मशीन पे उसको रीड करना चाहते हैं, तो उसका तो जेवीएम अलग है, क्योंकि विंडोज और लिनक्स दो अलग अलग जेवीएम है। तो लिनक्स वाला क्या उस serialized डेटा यानी सीक्वेंस ऑफ बाइट को फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे, ये है डीसेरियलाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, आईओ भी पहले यूज होगा। पहले आईओ के थ्रू हम लोग स्ट्रीम चैनल ओपन करेंगे, जैसे फाइल को रीड करते हैं उसी तरह वो फाइल को रीड करेंगे, बट ये सिंपल आईओ स्कैनर इस सब के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि यह सीक्वेंस ऑफ बाइट है आपके फाइल में। तो डीसेरियलाइजेशन के लिए भी जावा ने क्लास दिया हुआ है, डीसेरियलाइज करेंगे और प्रॉपर, अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमने serialize किया है, तो जब हम डीसेरियलाइज करेंगे हमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो डीसेरियलाइजेशन के लिए कुछ रूल है कि दूसरे जेवीएम पे कर रहे हो तो क्या रूल फॉलो करें, ताकि वो जेवीएम भी उसको रीड करके और प्रॉपर वही स्टेट के साथ ऑब्जेक्ट बना सके। कहने का मतलब है, फिर से एक समराइज करता हूँ। जैसे मान लो एम्प्लॉय क्लास है, और एम्प्लॉय क्लास में आपने चार फील्ड रखा है, आईडी, नेम और उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर। राहुल, अभिषेक, समझ रहे हो? फिर से एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना। मैंने एम्प्लॉय क्लास एक बनाया अपने, मान लो एम्प्लॉय क्लास राहुल तुम बना रहे हो, तो सॉरी अभिषेक तुम बना रहे हो, एम्प्लॉय क्लास बनाना, और दोनों जावा 17 यूज करते हो, लेकिन तुम्हारे पास विंडोज की जावा 17 है अभिषेक, और राहुल के पास मैक मैक वाली जावा 17 है ना? ठीक है, इतना एग्री करते हो? तो दोनों का जेवीएम अलग है। तो अब क्या होगा, जैसे एम्प्लॉय क्लास बनाया अभिषेक तुमने, और आईडी, नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर, चार फील्ड बनाए, गेटर सेटर बना के, और एक क्लाइंट प्रोग्राम में उसका नया ऑब्जेक्ट बनाए। और मान लो कोई टेक्निक मैं बताता हूँ कि भाई इससे serialize, ये क्लास यूज करोगे serialize हो जाएगा, मतलब वो जो एम्प्लॉय का तुमने डिटेल दिया उसमें मान लो आईडी 1, एम्प्लॉय का नाम अभिषेक रख दिया, और एड्रेस अपना बनारस का दे दिया, और उसमें मोबाइल नंबर अपना तुमने अभिषेक डाल दिया। अब वो एम्प्लॉय 1 को तुमने एक फाइल में राइट कर दिया कि एम्प्लॉय डॉट टी एक्स टी, टी एक्स टी या डैट, कुछ भी एक्सटेंशन दे दो। अब उस फाइल को खोल के अभिषेक तुम देखोगे तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सीक्वेंस ऑफ बाइट स्ट्रीम है, वो नॉर्मल हमारे ह्यूमन रीडेबल डेटा नहीं है। तो इसको जेवीएम ने serialize किया था, और जावा के आईओ के हेल्प से हमने उसको फाइल में राइट कर लिया। इतना समझ में आया तुम दोनों को? तो इसमें जो एक पार्ट हुआ कि कन्वर्ट करो बाइट स्ट्रीम में, ऑब्जेक्ट को, एम्प्लॉय 1 को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करो। हम ये नहीं कर रहे हैं कि एम्प्लॉय 1 डॉट गेट आईडी, एम्प्लॉय 1 डॉट गेट नेम, एम्प्लॉय 1 डॉट गेट मोबाइल, अलग अलग फील्ड पे रीड नहीं कर रहा, हम सीधे सीधे एम्प्लॉय 1 को राइट किए। ठीक है, और उसको कन्वर्ट किए बाइट स्ट्रीम में, और उसको फाइल में राइट किए। तो जो कन्वर्जन हुआ सीक्वेंस ऑफ बाइट, पूरा एम्प्लॉय 1 में जो भी स्टेट था, फंक्शन नहीं यहाँ इंक्लूड होता है, ध्यान रखना। यहाँ सिर्फ जो डेटा स्टोर करता है वेरिएबल, वो गेटर सेटर नहीं होगा। तो उसमें डेटा जो होता है उसी को स्टेट करते हैं, वो आपका कन्वर्ट हुआ बाइट स्ट्रीम में, सीक्वेंस ऑफ बाइट में, और सीक्वेंस ऑफ बाइट को हमने फाइल में राइट किया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है समझने में? serialization प्रोसेस यहाँ हो गया। राहुल, अभिषेक, कोई कंसर्न या कोई कंफ्यूजन? ठीक, ठीक। अब इस फाइल को उठा के तुम चाहो मेल के थ्रू भेज दो राहुल को, ठीक है अभिषेक, और मेल के थ्रू मान लो abc.dat भेज दिए,
इसने डाउनलोड किया अपने सिस्टम पे। अब ये क्या करेगा, डीसerialization का कोड है इसके पास। मान लो तुमने serialization लिखा था, ये डीसerialization का कोड इसके पास। मैंने बोला कि तुम, ये जावा का प्रोग्राम है जिससे तुम डीसerialization का कोड है और आईओ का भी कोड है कि उस फाइल को रीड करेगा। डीसेरिलाइजेशन मतलब बाइट स्ट्रीम को, पूरा बाइट्स को रीड करेगा उस फाइल की, और एक नया एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, अब उसका नाम ये चाहे एम्प्लॉय 1 रखे, एम्प्लॉय 2 रखे, इसका जो नाम मन करे वेरिएबल का नाम रखे, लेकिन उसमें डेटा इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर पे वही मिले जो स्टोर था अभिषेक ने किया था। तो यहाँ डीसेरिलाइजेशन में प्रोसेस क्या होता है, जेवीएम ही कर रहा है लेकिन मैक का जेवीएम। और मैक का जेवीएम अगर हमने कुछ नीचे आगे चल के गोचा एक देखेंगे, कुछ इसमें है लूप होल्स, कह लो कुछ लूप होल है, तो उसका अल्टरनेट वे दिया है जावा ने कि कैसे उस लूप होल्स को आप ब्रेक करके सही से काम कर सकते हो। तो उसी में से एक गोचा होता है कि भाई दो जेवीएम हो आपस में कंपेटेबल नहीं हो, तो उसको भी हम कंपेटेबल बना सकते हैं अगर serialization और डीसेरिलाइजेशन उस तरह फॉलो करें। तो मान लो लेट सपोज हमने वो फॉलो किया था, तो राहुल के पास अब डेटा आ गया पूरा। तो ये जो डेटा आया, एक नया ऑब्जेक्ट राहुल के सिस्टम पे बना, वहां एक ऑब्जेक्ट serialize हुआ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डीसेरिलाइज होके यानी रीड होके, सीक्वेंस ऑफ बाइट को हमने रीड किया, नया ऑब्जेक्ट बनाया। दिस इज वन वन ऑफ द वे टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। कल को जैसे आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी वेज टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन जावा, वन इज न्यू, अनदर वन हमने पिछले कुछ क्लास में देखा है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये तीसरा वे है डीसेरिलाइजेशन। डीसेरिलाइज करते हैं तो नया ऑब्जेक्ट जेवीएम खुद बनाता है, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बना के वो स्टेट को रख देगा। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है कि serialization और डीसेरिलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट के स्टेट को बाइट स्ट्रीम में इसलिए डाला ताकि इस बाइट स्ट्रीम को ही हम किसी और जगह ट्रैवर्स करा सकते हैं, चाहे डेटाबेस में ट्रैवर्स कराएं, चाहे फाइल में, और चाहे नेटवर्क पे, लेकिन हम पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट के टर्म में बात कर रहे हैं, अब कंप्लीट वन फील्ड के रेस्पेक्ट में नहीं बात कर रहे हैं। तो इससे हमें बेनिफिट होता है प्रोग्रामिंग करते समय कि हम कंप्लीट, जैसे अभी तक एम्प्लॉय, आप लोगों ने टीएमएस देखा होगा, टीएमएस में हमने कलेक्शन यूज किया था, और कलेक्शन में एरे में डेटा स्टोर कर रहे थे, या कलेक्शन में इन मेमोरी, उसके जगह हम लोग फाइल आईओ में भी कर सकते थे पूरा का पूरा एम्प्लॉय, लेकिन उसमें एक एक फील्ड पे करना पड़ता फाइल आईओ करते तो, उस समय जो अभी तक आईओ पढ़ा है। अब चाहेंगे कि हम पूरा का पूरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को ही करें, या पूरा का पूरा टास्क को हम serialize करें और टास्क को डीसेरिलाइज करें, ठीक है। तो पूरी ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड एज serialization, और उसी को रिवर्स बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रीड करना वाया जेवीएम, दिस इज डीसेरिलाइजेशन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, serialization और डीसेरिलाइजेशन, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो serialization जो होता है, एक जावा ने serializable इंटरफेस दिया। अब देखो, हर ऑब्जेक्ट, जितने भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाओ, या कल को आप ट्रक, बस, टास्क कुछ भी बनाओ, तो क्या हर क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या serialize जेवीएम उसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावा ने ये फीचर किस ऑब्जेक्ट क्लास जो होती है उसमें नहीं इम्प्लीमेंट किया। वो नहीं बोलता कि आपकी हर एक क्लास serialized हो या डीसेरिलाइज्ड हो। तो वही क्लास को जेवीएम serialize और डीसेरिलाइज करेगा जिसका, जिस क्लास में आपने इस इंटरफेस, ये serializable एक इंटरफेस है, और इस इंटरफेस को खोलोगे, एक भी मेथड नहीं है इसमें, एक भी मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है। That's why this interface is called a marker interface. ये बस जेवीएम को ये डिनोट कराता है कि जेवीएम देखता है कि अगर एम्प्लॉय क्लास इज इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर पढ़े, ये इंस्टेंस ऑफ serializable है, यानी
या तो एम्प्लॉय क्लास या उसका किसी कोई भी पेरेंट serializable को implement किया है, then the object of that class is eligible for serialization and deserialization. अगर serializable इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो वो जेवीएम कभी भी उसको serialize और deserialize प्रोसेस, आप चाहे जितना भी जो भी जावा का क्लास यूज करोगे कि serialize कर देता है वो, लेकिन वो serialize करेगा ही नहीं जेवीएम, और एक्सेप्शन आ जाएगी कि this object is not implementing serializable interface या not eligible for serialization और deserialization process. तो ये जरूर ध्यान देना। यहाँ पे दो चीजें आपको सीखने को मिल रही है। एक, मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस किसको कहते हैं ये पूछा जाता है जनरली। तो मार्कर इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिस इंटरफेस में कोई मेथड नहीं होता, एक भी मेथड नहीं होता, और वो इंटरफेस बस इसलिए होता है कि वो एक फीचर जेवीएम या किसी और के लिए अप्लाई कर सके। मान लो हम कल को अपना ही खुद का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एपीआई बना रहे हैं, तो हम भी मार्का इंटरफेस बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जेवीएम के पास भी कई सारे मार्का इंटरफेस है। वन ऑफ द मार्का इंटरफेस इज serializable। serializable क्या करता है, अगर हमारे क्लास में serializable इंटरफेस इंप्लीमेंट है तब जेवीएम इसको अलाउ करेगा serializable और deserialization। उसी तरह अनदर मार्का इंटरफेस है क्लोनेबल। क्लोनिंग करना, एक ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना देना। देखो serialize और deserialize ये भी ध्यान रखना, जब आप serialize करते हो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है, डीसerialize करते हो नया ऑब्जेक्ट बनता है, तो एक तरह से पूरी क्लोन बनती है। मान लो क्लोन क्यों बोल रहे हैं इसमें, जैसे मान लो एम्प्लॉय क्लास जो है एड्रेस क्लास को रखा है, एड्रेस क्लास किसी और क्लास को रखा है, nth लेवल तक हायरार्की है क्लास में। तो जब आपने एम्प्लॉय क्लास को serialize किया तो पूरी की पूरी डेटा हायरार्की बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हुई। जब उसको डीसेंट्रलाइज करते हो तो फुल डेटा अप टू nth लेवल तक, जहां तक उस क्लास में, क्लास के अंदर क्लास, क्लास के अंदर मतलब कई सारे ऑब्जेक्ट आप यूज करते हो, तो वो सारे ऑब्जेक्ट एज इट इज नया बनते हैं। तो डीसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू नया ऑब्जेक्ट तो बन ही रहा है, क्लोन्ड ऑब्जेक्ट मतलब एकदम टू कॉपी बन रही है। कॉपी फुल, जो ओरिजिनल कॉपी थी, जो हमने राइट किया था, उसी का कॉपी एक नया बन के आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट नया ऑब्जेक्ट, नया मेमोरी लोकेशन। तो डीसेलाइजेशन ये भी हम कह सकते हैं वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग क्लोनिंग। और क्लोनिंग मैंने शायद अभी रखा नहीं है, लेकिन आप लोग को किसी मंथ में क्लोनिंग भी पढ़ाऊंगा। क्लोनिंग में भी दो तरह की क्लोनिंग होती है, सैलो और डीप। तो जो डीसेलाइजेशन प्रोसेस है ये डीप क्लोनिंग करता है, पूरी अनथ लेवल तक जितना भी आपका डेटा स्टोर होगा उस पूरे एज इट इज कॉपी एक नया बना के देगा। जैसे एम्प्लॉय क्लास में मान लो एड्रेस क्लास भी है, एड्रेस क्लास में कोई और क्लास भी है, हम हैजर रिलेशनशिप में बहुत सारे क्लास रख सकते हैं। तो वो पूरा एनथ लेवल तक वो सारे ऑब्जेक्ट को डिसलाइज करता है, ये बेनिफिट है। तो आपको यहाँ समझ में आया मार्कर इंटरफेस किसे कहते हैं और serializable इंटरफेस का यूज क्या है, और जेवीएम इसको कैसे यूज करता है serialization और डीसेलाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बहुत काम आता है इसलिए। ठीक है, अगर टॉप लेवल पे ऑब्जेक्ट क्लास में अगर serializable इंटरफेस कर देता जावा, तो हमारी सारी क्लास बाय डिफॉल्ट serialization के लिए एलिजिबल हो जाती। इसलिए जावा ने ऑब्जेक्ट क्लास में serializable इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं किया। उसने बोला कि भाई आप जो क्लास को serialization और डीसेलाइजेशन का पार्ट बनाना चाहते हो, आप खुद ही उसमें इंप्लीमेंट करो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा परफॉर्मेंस तो थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि serialize और डीसेलाइज होगा। तो अब चलो हम लोग ये चीजें देखने से पहले थोड़ा serialization और डीसेलाइजेशन नीचे चल के एक एग्जांपल मैंने बनाया, वो देखते हैं क्लास को कैसे serialize और डीसेलाइज करते हैं। ठीक है, ये पैकेज है आईओ serialization में employee डॉट जावा है।
एम्प्लॉय डॉट जावा ये उप्स में बेसिक आईओ ध्यान देना ये वाली एम्प्लॉय क्लास यूज करोगे आईओ, ठीक है। और फिलहाल मैं ये वर्ड जो है इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक ही जेवीएम पे जैसे मैं अपने ही सिस्टम पे serialize भी करूंगा डीसerialize भी करूंगा, तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो आना नहीं है, एकदम मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ ओएस डिपेंडेंट जेवीएम हुआ तो वहाँ दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत कैसे रिजॉल्व होगी बताऊंगा, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय क्लास है, मैंने क्या बोला serializable इंटरफेस इंप्लीमेंट करोगे तभी serialize होगा, और इस इंटरफेस को जाके देखते हैं हम सबसे पहले। तो ये आईओ serialization में है, और क्या हुआ खुला क्यों नहीं? अरे मैंने इम्प्लीमेंटेशन खोल लिया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं खोलना था ना, डिक्लेयर कहाँ पे है, वो खोलना है, सॉरी। ये तो देखो ये serialization serializable इंटरफेस, कोई मेथड नहीं, कोई बॉडी नहीं, एकदम ब्लैंक है। और ये कंप्लीट इतना ज्यादा लिखा है इसके बारे में जावा में, तो ये मार्किंग के लिए बस काम आता है जेवीएम लेवल पे, 1.1 से ही है जावा का, ठीक है। तो इसमें हमने आईडी रखा, नेम रखा, एज, फ्लोट, और एक इंट एक्स। इंट एक्स को फिलहाल हटाते हैं इसको भी, और इसका गेटर सेटर को भी मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपल एम्प्लॉय क्लास में बोला आई हैव आईडी नेम एज सैलरी, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखा जिसमें एज सैलरी कुछ वैल्यू डाला, एक पैरामीटराइज रखा, दूसरा पैरामीटराइज रखा, और गेटर सेटर। इस क्लास में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इम्प्लीमेंट किया serializable क्यों, क्योंकि हमें serialization और डीसerialization ऑब्जेक्ट का करना, अगर ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब एक serialization का क्लास खोलते हैं कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को serialize करेंगे, वो देखते हैं। तो देखो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, चाहे आप 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज करके बनाओ, 4 पैरामीटर, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम serialize करेंगे और फाइल में राइट करेंगे, डेटाबेस में भी राइट नहीं करना, हम फाइल में राइट करना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय डॉट टीएक्सटी यहाँ पे नहीं है, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ये दोनों यूज किया। अच्छा हाँ, यहाँ जो serialization करेगा आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम ही serialize करेगा, इसी के करेगा जेवीएम, लेकिन ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम अगर हम यूज करेंगे तब जेवीएम उसको यूज करेगा, एक मार्किंग भेजेगा कि भाई इसे serialization करना है, क्योंकि इसी के पास मेथड होता है आउट डॉट राइट, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को भेजेंगे तभी जेवीएम, जब ऑब्जेक्ट जाता है राइट होने, अगर सिंपल एक एक फील्ड राइट कराते हो तो उस समय अलग चीज है सिंपल आईओ में, लेकिन ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम यूज करके आप राइट ऑपरेशन करोगे तभी जेवीएम serialize करता है ऑब्जेक्ट को, और इसी के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली हैंडल कर सकते हैं वन बाय वन। तो हमने ट्राई कैच में एक फाइल का नाम दिया फाइल आउटपुट स्ट्रीम में, जिसमें हमें राइट करना है। फिर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम बनाते हैं जिसमें हमने बताया कि इस फाइल में बेसिकली राइट करेगा, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू serialize करेंगे, और राइट करेगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसी में आउट नाम का जो ये आउट ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम होता है, इसमें राइट ऑब्जेक्ट करके एक मेथड होता है जिसमें हम लोग सीधे सीधे ऑब्जेक्ट को पास कर दो जिसे आप लोग serialize करना है, बस इतना ही लाइन ऑफ कोड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक चीज मेक श्योर करना पड़ता है कि जब भी ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हो राइट कर रहे हो तो क्लोज उसको प्रॉपर करो, क्योंकि क्लोज ऑपरेशन से वो हार्ड ड्राइव में जाकर परमानेंट राइट करता है, अगर ये नहीं करोगे तो वो राइट होगा ही नहीं, ठीक है।
फ्लश नहीं होता है, तो ये फ्लश करेगा और पूरा प्रॉपरली उसको हार्ड ड्राइव में, मेमोरी से हार्ड ड्राइव में जाकर राइट करेगा। हमने यहाँ सिंपल मैसेज दे दिया। तो लेट सपोज कि अगर ये मैं इम्प्लीमेंट नहीं किया होता serializable इंटरफेस, तब क्या होता? अगर इम्प्लीमेंट नहीं करूं, पहले वो देखते हैं। ये हटा दिया। एक सिंपल एम्प्लॉय क्लास है। आप एक एम्प्लॉय क्लास को अगर serialize करने जा रहे हो, नॉर्मल एम्प्लॉय क्लास, तो उस समय क्या होगा? तुरंत एक्सेप्शन आया, नो serializable एक्सेप्शन करके। serializable एम्प्लॉय के लिए आया कि भाई इसमें कोई serializable इंटरफेस आपने यूज नहीं किया, तो इसलिए ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम आप यूज कर ही नहीं सकते ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जिसमें serializable इंटरफेस इंप्लीमेंट ना हो। तो हमें क्या करना होगा? इसका serializable इंटरफेस मस्ट है, तभी वो जेवीएम उसे serialize करेगा। तो हमने serializable इंटरफेस इंप्लीमेंट किया और ये serialize कर रहा है। तो एम्प्लॉय serialize सक्सेसफुली, यहाँ पे जाते हैं, रेफ्रेश करो, फाइल बन गई। फाइल को खोल के देखो, ये समझ में नहीं आया क्योंकि बाइट स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये serialize हो गया। serialization का कोड, यहाँ पे तक कोई कंफ्यूजन है? serialization क्या होता है और कैसे लिखते हैं उसका कोड? ठीक है, नेक्स्ट आता है डीसेरियलाइजेशन। डीसेरियलाइज कैसे करेंगे? तो डीसेरियलाइज के लिए इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। हमने फाइल का नाम दिया कि फाइल, इस फाइल को रीड करो, और उसमें इनपुट स्ट्रीम में फाइल को पास किया। और इन जो इसका ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम था, इसमें रीड ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे है राइट ऑब्जेक्ट, और इसमें पैरामीटर पास किए वो जिसको राइट करना है। और यहाँ पे रीड ऑब्जेक्ट सिंपल करेंगे, वो जो भी ऑब्जेक्ट लिखा होगा उसको रीड करेगा। टाइप कास्ट किए, क्योंकि एम्प्लॉय का ये ऑब्जेक्ट है, हम डेवलपर है तो हमें पता ही है, हम उसको टाइप कास्ट किए कि भाई जब भी मिलेगा पूरा एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो इस लाइन पे जेवीएम डीसेरियलाइज करेगा, जाके बाइट स्ट्रीम को रीड करेगा और एक नया ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय को बनाएगा इंटरनली। वो जरूर एम्प्लॉय का नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बिल्कुल अलग होगा दोनों, क्योंकि दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन में बनेगी। और फिर हमने सिंपल उसको प्रिंट कर दिया कि अगर भाई नल नहीं है तो प्रिंट कर दो, इट मीन्स वो डीसेरियलाइज हो गया। तो जो डेटा हमने यहाँ दिया था, देखो E0 जीपीएस इन्फो सॉल्यूशन, वही डेटा हमें यहाँ मिला रीड करते समय। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं इसकी कुछ गोचा पॉइंट टू रिमेम्बर, जो आपको रिमेम्बर रखना है serialization और डीसेरियलाइजेशन में। क्या रिमेम्बर करना है? पहला चीज है जो हमने बोला है, serializable इंटरफेस या तो उस क्लास में, एम्प्लॉय क्लास में इम्प्लीमेंट हो, या फिर एम्प्लॉय क्लास मान लो एक्सटेंड किसी और को किया, वो किसी और को कर रहा है, और टॉप ऑफ द टॉप पेरेंट में भी अगर ये serializable इम्प्लीमेंट है तो एम्प्लॉय क्लास एलिजिबल है। कहीं भी इसके पेरेंट हायरार्की में दादा परदादा जो भी हो, अगर serializable इंटरफेस इम्प्लीमेंट हुआ है और उस क्लास को तुमने इसमें एक्सटेंड किया, तो यहाँ serialization आपका एम्प्लॉय क्लास एलिजिबल होता है। दूसरी चीज है स्टैटिक और ट्रांजिएंट फील्ड आर नॉट ऑब्जेक्ट serialization। मतलब अगर आप कोई स्टैटिक फील्ड बनाते हो, स्टैटिक वेरिएबल, तो वैसे ही भी पता है स्टैटिक जो है क्लास से एसोसिएटेड, ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं है। मान लो किसी स्टैटिक को आप कर रहे हो, ठीक है, तो जब serialize करोगे तो ये डेटा जाएगा ही नहीं, बस यही तीन डेटा serialize होगा। और कैसे पता चलेगा? आप डीसेरियलाइज जब करोगे तो जो आपने ये तीन को किया है डेटा, यही तीन का डेटा अगर राइट किया तो इसी तीन का डेटा रीड होगा, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू ही आएगी।
कभी भी ये serialization में प्ले नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक फील्ड ऑलवेज एसोसिएटेड विद क्लास नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और serialization और डीसerialization किसका होता है? ऑब्जेक्ट का होता है, क्लास का नहीं होता। क्लियर है। दूसरी चीज, आप बोलते हो सर मुझे serialize करना है। देखो, मैं serialization और डीसerialization अभी आपको फाइल आईओ लेके पढ़ रहा हूँ। कल को हाइबरनेट भी आएगा जहां पे पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाकर राइट होगा। अभी तो आप इंडिविजुअल कर रहे हो ना, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डेटाबेस में राइट होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नया डेटाबेस से बन जाएगा अपने आप। वहां serialization और डीसerialization की वजह से होता है, बिना serialization यूज किए हाइबरनेट काम ही नहीं करेगा। तो serialization का कभी ये मतलब मत समझना आप लोग कि फाइल में राइट करना है या डेटाबेस में राइट करना होता है ना। serialization का मतलब होता है बस ऑब्जेक्ट की स्टेट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम लिया है, तो ये फाइल में कर रहा है। कल को ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का होगा, तो जे एक्चुअल में स्ट्रीम में कन्वर्ट करना और रीड करना जेवीएम करता है, वो वही serialization और डीसerialization करता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि जावा का क्लास ये ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास सब कर रहा है। ठीक है। वो जेवीएम करता है, तो चाहे डेटाबेस में कराओ, चाहे फाइल में कराओ, चाहे नेटवर्क से उस बाइट स्ट्रीम को भेजो, वो कंप्लीटली जेवीएम serialize और डीसerialize करता है। तो कुछ फील्ड जैसे मान लो हमें serialize नहीं करनी है, और वो स्टैटिक भी नहीं बनाना है, कोई जरूरी नहीं कि हम स्टैटिक बनाए। तो पूछा जाता है कि मुझे कुछ फील्ड डेटाबेस में हम चाहते हैं कि ये फील्ड कभी राइट ना हो, कभी ये पार्टिसिपेट ना करे। जब भी हम पूरे ऑब्जेक्ट को राइट कर रहे हैं डीबी में या फाइल में या नेटवर्क पे भेज रहे हैं, ये हमेशा नॉर्मल लोकल में ही जो डेटा स्टोर किया हो उसी तरह रहे। बाकी ये कुछ ऐसी फील्ड होती है ना, जो हम नहीं चाहते कि ये स्टोर हो डेटाबेस में। जैसे मान लो एम्प्लॉय का नाम हम स्टोर कर रहे हैं, और एम्प्लॉय का नाम से पहले उसका टाइटल स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, बस इंफॉर्मेशन के लिए कि वो मिस्टर है, मिसेज है, मिस है, मिस्ट्रेस है। तो उसके लिए एक स्ट्रिंग फील्ड बना लिए, और उसको हमने ट्रांजिएंट टाइप का बनाया। तो ट्रांजिएंट याद करो, मैंने मॉडिफायर जब पढ़ा रहा था आपको, तो वहां बोला था कुछ मॉडिफायर ऐसे होंगे जो जब जरूरत होगी तब बताऊंगा। वन ऑफ द मॉडिफायर है जावा का ट्रांजिएंट, जिसका काम ये होता है कि ये बस बताता है कि ऑब्जेक्ट में जितने भी फील्ड्स हैं, उस फील्ड में से कौन सी फील्ड हमारी, अगर जिसको हम ट्रांजिएंट बना दिए, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा serialization और डीसerialization प्रोसेस में। कभी भी ये फील्ड अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा serialization और डीसerialization, अगर ट्रांजिएंट बना दिया तो। ये आप लोग करके देखना, सिंपल है, सिंपल है, करके देखना जब। ठीक है, पूरा का पूरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को serialize करना और एक फील्ड ट्रांजिएंट बनाना। वो कभी भी serialize करोगे, डीसerialize करोगे, ये फील्ड में डेटा जो भी रखोगे वो जाएगा ही नहीं फाइल में। तो जब डीसerialize करोगे, उसको गेट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर serialize होगा तभी वो डीसerialize हो पाएगा, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ट्रांजिएंट का रोल। थर्ड थिंग है, जैसे मान लो आप लोग ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम कॉल किए, ऑब्जेक्ट बनाए और एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया एम्प्लॉय का, या माई ऑब्जेक्ट करके बना लिया, उसमें कुछ डेटा चेंज किया और अपने राइट ऑब्जेक्ट कॉल भी कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब तक आप आउट डॉट क्लोज नहीं करोगे वो परमानेंट राइट नहीं होगा। तो आपने राइट क्लोज को कॉल नहीं किया और फिर से उसका स्टेट चेंज कर दिया, लेट्स सपोज उस ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा और चेंज कर दिया। ठीक है, कुछ डेटा पहले था, उसको अपडेटेड डेटा डाल दिया, आप चाहते थे अपडेटेड डेटा को लेके ये आउट डॉट क्लोज जब वो राइट करे, तो यहाँ पे थोड़ा आउटपुट स्ट्रीम जो है वो पुरानी ही डेटा को राइट करता है। एक बार जो आपने बाइंड कर दिया, जैसे मान लो 100 करके हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया, अब इसी डेटा जब भी क्लोज करोगे यही डेटा राइट होगा।
ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये डेटा भी राइट हो, ये भी प्रॉपर अपडेट हो, तो इसके लिए यही एक तरीका है कि जब ये राइट की हो तो उसके बाद आउट डॉट क्लोज को कॉल करो और फिर नया ऑब्जेक्ट स्टेट के साथ उसको चेंज करें किए और उसको फिर राइट करो। तो एन नंबर ऑफ टाइम जितनी बार आप डेटा चेंज करोगे उतनी बार आपको क्लोज कॉल करके राइट कराना होगा अगर आप चेंज डेटा चाहते हो। दूसरा तरीका है कि आप चाहते हो कि भाई यहाँ जो आउटपुट स्ट्रीम जो बना हुआ था वो नया डेटा को ले, तो आप आउट को आउटपुट स्ट्रीम डॉट रीसेट मेथड, ये रीसेट करके मेथड होता है, इसको कॉल करो तो वो रीसेट करेगा और फिर आपको बाइंड करने देगा नया ऑब्जेक्ट, कि नया ऑब्जेक्ट जो स्टेट चेंज हुआ वो आपको एक्सेप्ट करेगा और उस उस केस में आपका नया डेटा सेव होगा। तो दो तरीका है ऐसे केस में। एक है प्रॉपरली आप क्लोज को कॉल करो तब वो करने देगा और नहीं तो फिर रीसेट मेथड का यूज करो। ठीक है। तो ये कैश करके रख लेता है ऑब्जेक्ट स्ट्रीम में पहले से। चौथा है वर्जन कंट्रोल। अब ये वर्जन कंट्रोल आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे कमेंट किया था। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब ये फील्ड आप नहीं देते हो तो एक जब फाइल ये बनाता है जावा जेवीएम, तो आपकी एम्प्लॉय क्लास को प्रॉपरली रीड करता है और रीड करके जितने फील्ड होते हैं चाहे वो स्टैटिक हो, स्टैटिक को कभी नहीं कंसीडर करेगा, ट्रांजिएंट को भी नहीं, जो फील्ड सिलेक्शन में एलिजिबल होंगे बस उसी को कंसीडर करेगा। और कंसीडर करने के बाद एक नया खुद अपने से सीरियल वर्जन यूआईडी, एक यूनिक आईडी जनरेट करता है जेवीएम खुद, और जनरेट करके इस फाइल में रखता है वो सीरियल वर्जन यूआईडी को कहीं पे। ठीक है। तो वो यूआईडी का बेनिफिट क्या होता है, जेवीएम क्या जब डीसerialize करता है तो फिर से जो जब डीसerialization ये एक्टिविटी चल रही है तो उस समय जेवीएम इस क्लास को रीड करता है और इसकी फील्ड के बेस पे एक सीरियल वर्जन यूआईडी जनरेट करेगा। और जनरेट करने के बाद जब इस फाइल को रीड कर रहे हो तो रीड करते समय वो सीरियल वर्जन यूआईडी को मैच करता है, क्या दोनों की सीरियल वर्जन यूआईडी मैच कर रही है इंटरनल, अगर आपने खुद से कुछ भी नहीं लिखा है तो इस तरह से जेवीएम वर्क करता है। उस केस में देखता है जेवीएम अगर मैच नहीं की तो तुरंत क्लास्ट कास्ट एक्सेप्शन मारेगा। कैसे, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये हमने चार फील्ड को लेके serialize किया। ठीक है। ये serialize डेटा वही है चार फील्ड को लेके। अब मैं भाई हो सकता है ना एक डेटा को मैंने serialize किया आज से 2 साल पहले, मान लो सेव किया था डेटा उसमें, और या 6 महीना पहले, और 6 महीना बाद अब उस डेटा पे काम हो रहा है और तब तक जो है क्लास चेंज हो चुका है। क्लास तो चेंज हो सकता है ना, भाई कोई इशू आया होगा, नया फील्ड किसी ने ऐड कर दिया, जाके ऐड कर दिया। ठीक। तो हम serialize करके तो रख लिए और हमने नया फील्ड भी ऐड कर दिया। अब डीसerialize जरा करने जा रहे हैं, क्योंकि डीसerialize 6 महीना बाद हमको करना है, 6 महीना पहले serialize किया था। तो जब डीसerialize करने जाते हैं तो देखो नए फील्ड ऐड होने की वजह से क्या आया, इनवैलिड क्लास एक्सेप्शन। मतलब उसे वो गया देखा कि भाई सीरियल वर्जन यूआईडी अपने से जनरेट किया है, इस एम्प्लॉय क्लास को रीड करेगा और देख रहा है कि इसमें तो जो फील्ड है ये चार की जगह 5 फील्ड हो गई, तो 5 फील्ड पे जाके सीरियल वर्जन यूआईडी जनरेट किया इंटरनल जेवीएम खुद ही, सेम जेवीएम, दूसरा जेवीएम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सेम जेवीएम मेरे सिस्टम का ही जेवीएम जो जावा 17 यूज कर रहा है, सेम ओएस का, और वो डीसिलाइज नहीं कर पाया। ठीक है। तो जब भी serialization होता है तो आपकी उस क्लास की हर एक फील्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसको चेंज करने का मतलब है serialization और deserialization ब्रेक करना।
तो भाई अगर ऐसा होने लगे तब तो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी जावा, क्योंकि फील्ड तो बढ़ ही सकता है कभी भी। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए जावा ने ये टेक्निक दी है। जैसे मान लो मैं अब फिर से सिलाइज करूंगा कि आप अपना खुद का सीरियल वर्जन यूआईडी दो क्लास में, जो हम जेवीएम को बोलेंगे serialize करते समय कि तुम जेवीएम सीरियल वर्जन यूआईडी जो हम दे रहे हैं उसको यूज करो। और इसको देखो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल देते हैं, कांस्टेंट फील्ड है, लॉन्ग टाइप की हमेशा देते हैं, नाम सीरियल वर्जन यूआईडी रख दिए। ठीक है, ये करो। अगर ये नहीं करते हो तो सॉरी कंट्रोल, जैसे मान लो ये लाइन नहीं लिखे थे तो यहाँ एक वार्निंग आता है, यहाँ पे बोल रहा है डिफॉल्ट सीरियल वर्जन यूआईडी ऐड कर दो या जनरेट कर दो, तो हमने जनरेट किया। तो जनरेट जैसे ही करते हैं देखो इक्लिप्स अपने से जनरेट कर रहा है, खुद ही जनरेट कर रहा है। और बहुत लंबा सा, इतना लंबा सा जो हम नहीं चाहते कि इस तरह का यूज करें, एक फिक्स यूज करें जो इजी टू रिमेम्बर हो। तो जैसे अगर यहाँ पे हम डिफॉल्ट जनरेट करते हैं तो ये 1L जनरेट करता है जो हमने डिफॉल्ट रखा था। तो बेसिकली ये डिफॉल्ट यही जनरेट करता है, ये इक्लिप्स जनरेट कर रहा है आपका। तो ये सीरियल वर्जन यूआईडी का बेनिफिट देखो, जब सिलेक्शन हम करते हैं तो बेनिफिट क्या हुआ। अभी भी मेरा 4 फील्ड है, हम गए मान लो 6 महीना पहले ये सरलाइज हुआ था, सरलाइज हो गया, यहाँ पे डेटा है, इसको रिफ्रेश भी कर लिया। और अब सिरलाइजेशन जो जेवीएम हमारा किया था वो 1L को यूज करके किया। ठीक, डीसेलाइजेशन 6 महीने बाद आप करने जा रहे हो आफ्टर, मान लो चेंजेज हो गया, कुछ आपने फील्ड फिर एक्स्ट्रा एड ऑन्स कर दी या डिलीट कर दिया जो सेलाइजेशन में रोल प्ले करता है, और डीसेलाइज कर लो। तो डीसेलाइज किया, प्रॉपरली डीसेलाइज हुआ, क्योंकि भाई फील्ड घटने बढ़ने से डेटा का स्टेट जो पहले रखा है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, तो ऐसा कोड लिखे। तो ये डीसेलाइजेशन भी क्या किया, ये जब क्लास को रीड किया इसको मिल गया सीरियल वर्जन यूआईडी, तो यही सीरियल वर्जन यूआईडी वहां पे यूज हुई थी फाइल में, उसने रखा था। तो डीसेलाइजेशन के समय भी इसने यही सीरियल वर्जन यूआईडी यूज किया, जनरेट नहीं किया, और फाइल से मैच कराया क्या दोनों सेम है, तो दोनों सेम मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और उसको अलाउ कर दिया। तो इसका यूज समझ में आया, सीरियल वर्जन यूआईडी क्यों यूज करते हैं। राहुल, राहुल, हम्म, आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ। ठीक है। तो ये याद रखना सीरियल वर्जन यूआईडी का। तो अब जैसे तुम ये सब टेस्टिंग अपने कर सकते हो मैक पे, तुम अपना एक फाइल serialize करो अभी से, और राहुल को भेजना, उसमें सीरियल वर्जन यूआईडी करके एक फाइल भेजना, एक बिना सीरियल वर्जन यूआईडी करके भेजना, एक में फील्ड ऐड करके भेजना, और साथ में एम्प्लॉय क्लास भी जोड़ भेजना, नहीं तो वो कैसे डिसरियलाइज करेगा। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास भी जरूर भेजना। तो वहाँ serialization और डिसरियलाइजेशन में आपको पता चलेगा। या फिर जेवीएम का वर्जन ही चेंज हो जाए, तो वर्जन भी चेंज हो सकता है। कल को हम जावा 11 यूज कर रहे थे, आज के डेट में वो प्रोजेक्ट अपग्रेड हुआ जावा 17 पे मान लो, तो भाई डेटाबेस में जितना डेटा गया है क्या वो डिसरियलाइज होना बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ये हमेशा जब क्लास लिखते हैं अगर serializable के लिए एलिजिबल होता है तो अपना सीरियल वर्जन यूआईडी जरूर देते हैं, और ये पूछा जाता है क्यों देते हैं, क्यों यूज होता है। हाइबरनेट में भी ये चीज हमेशा चाहिए। तो हाइबरनेट तो इंटरनली मैनेज कर लेता है, इसलिए आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि आप serializable इम्प्लीमेंट कर रहे हो और इसको दे रहे हो। ठीक है, लेकिन वो serialization जरूरी वहां करता है तभी होता है। तो ये चौथा पॉइंट था।
अब इसी से रिलेटेड है कुछ पॉइंट। लेट सपोज कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि टू serialize और डीसerialize, जब हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं उस समय अगर हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के साथ कोई पेरेंट है, मान लो एड्रेस क्लास भी है, और उसने serializable इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं किया, एम्प्लॉय ने तो किया लेकिन उसका पेरेंट जो है एड्रेस क्लास उसने नहीं किया, तो अब जब हम serialize करेंगे तो सिर्फ एम्प्लॉय ही serialize होगा, एड्रेस तो होगा नहीं। अगर एड्रेस ने serializable इंटरफेस इंप्लीमेंट किया होता और एम्प्लॉय को serialize कर रहे होते तो दोनों हो जाता, क्योंकि पेरेंट कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम क्या आ गई, चाइल्ड ने किया और चाइल्ड को ही हम serialize और डीसerialize कर रहे हैं, लेकिन उसका पेरेंट ने किया ही नहीं है। मान लो वो जार फाइल में था, कोई जार फाइल से हम क्लास को पेरेंट बना रहे, बना सकते हैं, उसका सोर्स कोड है नहीं। तो अभी फिलहाल समझो सोर्स कोड है, तो सोर्स कोड है तो हम serializable इंटर, एक तो तरीका है serializable इंटरफेस जाके इम्प्लीमेंट कर दो, इजीली हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोड को चेंज करें, एक्चुअल कोड जो एम्प्लॉय क्लास या एड्रेस क्लास है उसको चेंज करें, क्योंकि हो सकता है हमारी एड्रेस क्लास का कोड नहीं है, हम जार से यूज कर रहे हैं, तो उस केस में तो हमारा हाथ बंद गया कि हम पेरेंट को चेंज कर ही नहीं सकते। तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे सिनेरियो में हम serialize कंप्लीट ऑब्जेक्ट हायरार्की, मतलब एम्प्लॉय को तो करे ही करे, साथ में एड्रेस को भी करे, और वो जो serializable इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो रिक्वायरमेंट आप लोग दोनों को समझ में आई, प्रॉब्लम क्या है, तब इसका सॉल्यूशन पे चलेंगे कि कैसे सॉल्व करें। पहले प्रॉब्लम समझ में आई। ठीक, तो आप सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो ये मैंने एक अलग क्लास बनाया serializable करके, जीपीएस एम्प्लॉय। ध्यान देना serializable वाले पैकेज से ही करना। अब यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है, जीपीएस एम्प्लॉय ने किया, और यहाँ पे एड्रेस को मैं हटा देता हूँ। जब एड्रेस होगा तो चलो पहले एड्रेस को लगा के ही करते हैं, देखते हैं अगर दोनों पहले होता है तो क्या होता है, पहले वही देखते हैं। और टेस्ट, अब इसमें हम लोग serialization और डीसerialization दोनों करेंगे, दोनों कोड एक ही में लिख दिए, यहाँ serialize करेंगे एम्प्लॉय डिटेल डॉट टीएक्सटी में, यहाँ डीसerialize करेंगे। तो serialize करते समय हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, देखो एम्प्लॉय वन का, ये जीपीएस का, एक सुरेश नाम का, एक रहमान नाम का, एक चेन्नई का बंदा है, एक पटना का बंदा है, और उसको एम्प्लॉय डिटेल डॉट टीएक्सटी में भेजना है। तो हमने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम बना लिया, अब दोनों के लिए राइट ऑब्जेक्ट बस कॉल कराया और क्लोज कर दिया, तो ये serialized हो गया दोनों ऑब्जेक्ट। और जब डीसerialize करना है तो दो बार रीड ऑब्जेक्ट बस लगाए, तो पहली बार रीड ऑब्जेक्ट से हमें पता है उसका, किसका, सुरेश का मिलेगा, दूसरी बार रहमान का मिलेगा। तो हम इसमें देखो एड्रेस भी रख रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय की फील्ड रखे और कुछ एड्रेस, फ्लैट नंबर, एज, सिटी। तो इसमें फ्लैट नंबर, सिटी ये दोनों एड्रेस का है, और एम्प्लॉय का आईडी नेम है, प्लस क्या है, एज है, ये तीन फील्ड है। ठीक है, तो अभी के केस में पहला सिनेरियो सिंपल कि दोनों serializable इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है, या फिर इसको भी हटा सकते हो क्योंकि पेरेंट कर लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हटा दिया, हमने सीरियल वर्जन यूआईडी रखा हुआ है। अब इसकी भी यहाँ तो जरूरत है ही नहीं, मान लो अभी सिंपल सिंपल कर रहे हैं। एड्रेस में ये किया, अच्छा एड्रेस में किया तो यहाँ भी बोल रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करो, एड डिफॉल्ट कर देता है। ठीक है, ये कोड तो समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं, यहाँ serialize कर रहे हैं और यहाँ डीसerialize कर रहे हैं। हमने पेरेंट में सिंपल रखा है, चाइल्ड में रखा ही नहीं, तो रूल के हिसाब से अगर पेरेंट है तो serialization डीसerialization प्रॉपर वर्क करेगा। हमने नेम, फ्लैट नंबर, एज, सिटी को गेट किया,
आफ्टर डीसerialization। तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। देखो प्रॉपरली वर्क किया, डेटा प्रॉपरली serialize हुआ, डेटा प्रॉपरली डीसerialize हुआ। लेकिन जैसे ही आप ये सिनेरियो करते हैं, चाइल्ड को serializable बना दिया और पेरेंट को serialization हटा दिया। ठीक, यहाँ कंट्रोल सब तो मेरा पेरेंट इस समय serialize नहीं है लेकिन चाइल्ड है, और हम किसको serialize कर रहे हैं? चाइल्ड को कर रहे हैं। देखो एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 को कर रहा है, एड्रेस को नहीं कर रहा है। तो इसमें serialization वाला एक्सेप्शन नहीं मारेगा, क्योंकि एम्प्लॉय तो serializable इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है, इसलिए एक्सेप्शन नहीं मारेगा जावा। तो serialize होगा लेकिन उतना ही डेटा होगा जो आपका, सॉरी इसको डिलीट करना होगा, ये क्यों हो गया? मैंने कुछ और भी किया है जो है। वही तो मैं सोचा क्यों हुआ। इसको फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, ये कुछ और है, बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन डिसिलेक्शन किया, तो देखो जो एड्रेस का डेटा था ना, डिसिलाइज करते समय नल मिला, यानी वो सिलाइज नहीं हुआ एड्रेस का डेटा। कौन कौन सा डेटा? फ्लैट नंबर और सिटी। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? इतना समझ में आया कि अगर पेरेंट serializable नहीं है और चाइल्ड है serializable, और हम serialize और deserialize कर रहे हैं, तो पेरेंट कभी serialization में प्ले नहीं करेगा कोई रोल। ठीक है, तो ऐसे केस में ये समझ में आया राहुल अभिषेक? ठीक है, ऐसे केस में एक तो अल्टरनेट, हाँ क्या हुआ राहुल, कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा, ठीक है। तो ऐसे केस में एक तो सिंपल वे है कि भाई आप यहाँ जाके serializable इंटरफेस इंप्लीमेंट कर दो, वो तरीका सही नहीं है। तब जावा आपको देता है एक मैकेनिज्म, बोलता है ये दोनों मेथड अपने चाइल्ड क्लास जो serializable लिखे हो उसका तो कोड एक्सेसिबल है ना, उसमें राइट ऑब्जेक्ट और रीड ऑब्जेक्ट ये प्राइवेट टाइप का है, ये ध्यान रखना। ये प्राइवेट टाइप इसलिए बनाया है जावा ने ताकि इसको सिर्फ जेवीएम ही एक्सेस कर पाए, आउटसाइड योर क्लास कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ जेवीएम एक्सेस करेगा। तो जब भी serialize होगा या deserialize होगा, तो जो मैकेनिज्म आप इन दोनों मेथड में लिखोगे उसके हिसाब से अब serialization deserialization होगा, मतलब आप कस्टम serialization और deserialization कर दो। तो ये लाइन ऑफ कोड की, मान लो एड्रेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ चाइल्ड है, तो चाइल्ड में हम क्या करेंगे, ये दोनों मेथड ओवरराइट करें। राइट ऑब्जेक्ट प्राइवेट टाइप, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम पास किए, रीड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। सबसे पहले हमने बोला पहला लाइन राइट में कि भाई तुम डिफॉल्ट राइट ऑपरेशन करो, जो भी तुम्हारा डिफॉल्ट लगता है जेवीएम को वो काम करो, प्लस एडिशनल कि फ्लैट को भी राइट करो, सिटी को भी राइट करो। हमने एडिशनल बोला क्योंकि फ्लैट नंबर सिटी इस क्लास तक तो एक्सेसिबल है, तो हमने उसको एक्सटर्नली कस्टमाइज लिखा कि डिफॉल्ट तो करो ही करो, प्लस हमारे लिए ये दो फील्ड भी राइट करो। तो वही रीड करते समय किया कि डिफॉल्ट तो रीड करो ही करो, प्लस फ्लैट और सिटी को भी रीड करो। तो हमने विदाउट टचिंग एड्रेस क्लास पूरा का पूरा मैकेनिज्म खुद से लिखा, विद द हेल्प ऑफ राइट ऑब्जेक्ट एंड रीड ऑब्जेक्ट, these two method provided by java and which is called by jvm during serialization and deserialization process। ये खुद से प्राइवेट है तो जेवीएम रिफ्लेक्शन यूज करके ये इंटरनल कॉल करेगा। वो अब अपनी डिफॉल्ट जो थी serialization प्रोसेस की जगह इसमें जो लिखा आपने उसको यूज किया,
और डीसरिलाइजेशन में भी जो लिखा है वो यूज किया। अब इसी चीज को हम करते हैं serialize और डीसरिलाइज। तो देखो हो गया। तो बिना पेरेंट को टच किए हुए चाइल्ड में ही हमने कोड लिखा और काम हुआ। ये समझ में आया? तो राइट ऑब्जेक्ट और रीड ऑब्जेक्ट ये जावा के थ्रू प्रोवाइडेड है, ठीक है, और जिसको सिर्फ वीएम ही चेक करता है, बाहर से कहीं से कॉल नहीं कर सकते। अब लेट सपोज एक दूसरा सिनेरियो आता है, यही पूरा ऊपर तक लिखा है। एक और सिनेरियो आता है कि सपोज सुपर क्लास ऑफ न्यू क्लास implement serializable interface, how can you avoid new class 2 being serialized? ठीक है, अब ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, जीपीएस एक्सटर्नल और अब मेरी थोड़ी रिक्वायरमेंट चेंज हुई। मान लो मैं बोलता हूँ मैं एक ऐसा पैरेंट यूज कर रहा हूँ जो ऑलरेडी serializable इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंट serializable। ठीक है, डिफॉल्ट तो पैरेंट मेरा serializable इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर रहा है, और फिर से यही सोचो कि पैरेंट का कोड मेरे पास नहीं है, सोर्स कोड नहीं है, हम कोई ऐसी जार से क्लास को यूज कर रहे हैं, पैरेंट बना लिया और उसका सोर्स कोड है ही नहीं। अब हम चाहते हैं जब serialization डीसerialization कर रहे हैं चाइल्ड में, तो चाइल्ड में कस्टम कर सके, क्योंकि अभी अगर serialize करेंगे डीसerialize करेंगे एक्सटर्नल एम्प्लॉय को, तो जो भी डेटा होगा आप जितना भी दोगे वो पूरा serialize और डीसerialize हो जाएगा आराम से इस फाइल, क्योंकि पैरेंट ऑलरेडी भी serializable है। लेकिन हम कस्टम हैंडलिंग करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कुछ फील्ड इसमें से serialize या डीसerialize हो, रोकना चाहते हैं। तो एक तरीका है, बेस्ट है, जो आप लोग जानते हो, ट्रांजिएंट लगा दो। ट्रांजिएंट लगा दोगे तो वो फील्ड नहीं होगा। दूसरा तरीका है, एक एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस जावा ने दिया, और ये मार्कर नहीं है, ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करता है इंटरनली, और इसने दो मेथड दिया है, राइट एक्सटर्नल, रीड एक्सटर्नल। तो जावा जेवीएम देखता है अगर एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट है और ये क्लास आपकी प्ले कर रही है serialization में, तो इसकी जो दोनों मेथड है वो ओवरराइड करते हैं हम, और हम अपने हिसाब से सिर्फ चाहते हैं, हम नहीं चाहते पैरेंट को एड्रेस को serialize करना, सिर्फ चाइल्ड को ही करना चाहते हैं। तो हमने पूरा का पूरा कंट्रोल अब यहाँ ले लिया, क्योंकि अगर आप बोलते हो रीड एक्सटर्न रीड ऑब्जेक्ट और राइट ऑब्जेक्ट जो पहले वाला सर था वो यूज कर ले, तो उसमें एक प्रॉब्लम थी, वो डिफॉल्ट को कभी रोकता नहीं था। डिफॉल्ट प्रोसेस चलेगा, कुछ एडिशनल आप दे सकते थे, लेकिन यहाँ हम डिफॉल्ट को ही रोकना चाहते हैं, मतलब एड्रेस को हम करना ही नहीं चाहते, हम अपना ही करना चाहते हैं कंप्लीट कस्टमाइजेशन। तब उस केस में एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस यूज किए। और सही बात है, ट्रांजिएंट फील्ड तो तब लगाएंगे ना, यहाँ को तो रोक सकते हैं, लेकिन पेरेंट एड्रेस को अगर रोकना है, एड्रेस की किसी फील्ड को रोकना, हम कैसे ट्रांजिएंट लगाए, सोर्स कोड नहीं है तो उस केस में इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्सटर्नलाइजेबल। एक्सटर्नलाइजेबल क्या करता है, बोलता है कि आप दो मेथड को ओवरराइड करो और कंप्लीट ये दो मेथड में अपनी कस्टम लॉजिक लिखो, फुल कस्टम लॉजिक। यानी आपने लिखा कि आईडी ही सिर्फ रीड होगी और नेम रीड होगा, आईडी राइट होगी और नेम राइट होगा, तो सिर्फ यही दोनों फील्ड ही रीड और राइट में serialization और डीसerialization में पार्टिसिपेट करेगा,
और कोई फील्ड करेगा ही नहीं, चाहे जितना भी कर लो। तो यहाँ पे जब मैंने इसको डीसरियलाइज और serialize किया तो सिर्फ आईडी और नेम हुआ, बाकी कोई फील्ड नहीं। कोड यही है, serialization डीसरियलाइजेशन का कोड तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस से हम कंप्लीट कस्टम सॉल्यूशन दे सकते हैं serializable के लिए। अगर मेरा पेरेंट को भी हम रोकना चाहते हैं जो serializable इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, लेकिन हम उसको रोकना चाहते हैं serialization प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से, उस केस में हमें एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस यूज करना होगा। तब जेवीएम देखता है अगर इस इंस्टेंस ऑफ एक्सटर्नलाइजेबल है हमारा और उसके थ्रू serialize हो रहा है, तो वो फिर इन दोनों मेथड को कॉल करेगा इंस्टेड ऑफ अपने डिफॉल्ट वाले, डिफॉल्ट प्रोसेस के लिए। क्लियर है राहुल, अभिषेक? तो यही कुछ सिनेरियो था serialization और डीसerialization में, और इन दोनों में डिफरेंस जरूर ध्यान रखना कि serialization परसिस्ट करता है डेटा पूरी इनहेरिटेंस हायरार्की में इफ एंटायर ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट serializable interface in the inheritance, whereas externalizable we can persist customizable data, सिर्फ जो हम चाहेंगे वही होगा, बाकी नहीं होगा। और यहाँ तो जो अगर आपने डिफॉल्ट में आ रहा है, डिफॉल्ट इनहेरिटेंस हायरार्की, उसको तो आप रोक ही नहीं पाओगे, रीड एक्सटर्नल और राइट एक्सटर्नल, बस उतना ही कर सकते हो। जो serialize नहीं है उसको अलग से एड ऑन्स कर, लेकिन जो serializable है उसको रोक नहीं पाओगे, लेकिन एक्सटर्नलाइजेबल के थ्रू कंप्लीट कंट्रोल ले सकते। तो ये था, आप लोग प्लीज ये करके देखना और इस चीजों को अच्छे से दिमाग में रखना, ये हमेशा इंटरव्यू में काम आएगा। ठीक है, ये फुल serialization और डीसerialization का कॉन्सेप्ट है, जो जावा में चाहे आप 2 साल के एक्सपीरियंस पे करो, 8 साल के एक्सपीरियंस पे करो या 16 साल के, यही पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है।